देख रहे हैं नेटवर्क 33 राजकुमार के साथ। दोस्तों, आज की कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने इस कहानी का पहला भाग नहीं देखा है तो देख लें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए बढ़ते हैं इस कहानी के अंतिम भाग की ओर। दोस्तों, मैं इकलौता था जो लाली दादी के घर से जिंदा बाहर निकला था, पर जैसा कि लाली दादी ने कहा था कि मुझे अपनी मर्जी से उनके घर फिर से वापस आना पड़ेगा, और अब परिस्थिति भी कुछ इस कदर होने लगी थी कि मेरे कदम कई बार लाली दादी की दहलीज की ओर बढ़े, पर मेरी हिम्मत नहीं हुई दहलीज को लांघने की। दरअसल उस रात जब मैं उन मुर्दा बच्चों के चंगुल से अपनी जान बचा के तो आ गया था, पर मेरे शरीर से लगातार दुर्गंध आ रही थी और बीतते वक्त के साथ वो दुर्गंध बढ़ती ही जा रही थी। महज कुछ ही दिनों के भीतर भीतर मेरे शरीर के दुर्गंध से मेरे पड़ोसी भी परेशान होने लगे। मेरे घर वाले तो हमेशा ही मुंह पर गीला कपड़ा बांधे रखते। इसी के चलते मैंने अपने आप को अपने कमरे की चार दीवारी में कैद कर लिया ताकि मेरी वजह से किसी और को कोई तकलीफ ना हो। पर हालत तब बद से बदतर हो गई जब मेरी दुर्गंध के चलते मेरे घर वाले हॉस्पिटल पहुंच गए, जिसके बाद मुझे समझ में आ गया कि अब मुझे अपना परिवार ही नहीं बल्कि अपना गांव ही छोड़कर जाना पड़ेगा। पर मेरे आगे सवाल ये था कि मैं गांव छोड़कर जाऊं तो जाऊं कहाँ, क्योंकि इंसानों के बीच अब मेरा रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। ऐसे में मुझे किसी ऐसी जगह का रुख करना था जहां जन आबादी ना हो, और काफ़ी सोचने के बाद मुझे कसोला पहाड़ी का ख्याल आया, जो कि जोगीगढ़ से 7 कोस दूर था, यानी कि यहीं कोई 22.5 किलोमीटर दूर, जहां से कोई गुजरना तक पसंद नहीं करता था। दरअसल कहते हैं कि यहाँ बहुत से लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा गया था, जिसके बाद आसपास के गांव में भूत पिशाचों का डर बैठ गया, और जब अचानक ही लोग रहस्यमय ढंग से मरने लगे तो धीरे धीरे गांव वाले गांव छोड़कर भागने लगे, और आज की तारीख में कसोला की पहाड़ के आसपास के सारे गांव वीरान पड़े हुए हैं। लिहाजा मैंने वीराने और खामोशी में दफन हो गए कसोला पहाड़ी को अपना ठिकाना बना लिया। एकांत में रहना जहाँ हर वक्त गहरी खामोशी पसरी रहती हो, उस परिवेश में रहना उतना ही मुश्किल हो जाता है जितना कि किसी जीते जागते इंसान का मुर्दों के बीच रहना। खैर, मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था, लिहाजा मुझे ना चाहते हुए भी अपने आप को उस माहौल में ढलना पड़ा। वहीं दूसरी ओर मेरे घर वाले अब ठीक हो गए थे, पर उन्हें मेरी चिंता हर वक्त लगी रहती थी। वो मेरे लिए हर रोज़ कसोला हाईवे पर मेरे लिए खाना रख जाते, और ऐसे ही मायूसी से भरी जिंदगी बीती रही थी कि एक रात मुझे ऐसा लगा कि मेरे आसपास कोई है, जिसका एहसास मुझे शुरुआत से ही हो रहा था, पर कभी कोई दिखा नहीं, जिस वजह से मैं हर बार इस एहसास को अनदेखा कर देता था। पर आज कुछ अलग था। मुझे ना केवल किसी के होने का एहसास हो रहा था, बल्कि मुझे एक आवाज़ भी सुनाई दे रही थी। उस आवाज़ से ऐसा लग रहा था कि मानो कोई कुछ घिस रहा है। फिर जब मैंने अपने कदम उस ओर बढ़ाए जिधर से वो आवाज़ आ रही थी, तो कुछ आगे जाते ही मुझे एक बड़े से पत्थर पर कोई बैठा हुआ नजर आया, जिसे देखकर मैं चौंक सा गया। फिर जब मैंने उसकी ओर देखा तो मैं न पाया कि वो अपने दाहिने पैर पर कुछ रगड़ रहा है, चूंकि मैं अभी भी उससे बहुत दूर खड़ा था। साथ ही रात भी काफ़ी हो चुकी थी, जिस वजह से चांद की उस मध्यम रोशनी में कुछ साफ साफ दिखाई नहीं दे रहा था। उस वक्त मैं उसे देखकर थोड़ा डर तो ज़रूर गया था, पर इसके बावजूद मैं जानना चाहता था कि आखिर वो है कौन। और यही जानने के लिए जब मैंने उसे आवाज़ लगाते पूछा, कौन हो तुम, तो मेरे इतना कहते ही मेरे पीछे से किसी ने बड़ी भारी आवाज़ में कहा, मरेगा तू। ये सुनते ही मेरे पूरे बदन में सिरहंसी कौंध गई, और उसके साथ ही मेरे हाथ पैर भी थरथराने लगे थे। फिर जब मैं आहिस्ते से पीछे पलटा तो पीछे कोई नहीं था। इससे पहले मैं कुछ समझ पाता कि फिर से वही आवाज़ आई, तू मरेगा इस बार। वो आवाज़ पहले के मुकाबले इतनी ज़्यादा डरावनी थी कि पल भर में ही मेरा बदन ठंडा पड़ गया। इससे पहले मैं डर के मारे दम तोड़ देता कि मैं वहाँ से सरपट भागा, पर भागकर भी जाता तो जाता कहाँ, क्योंकि चारों तरफ गहरी खामोशी में लिपटा सन्नाटा पसरा हुआ था। ऐसे में मेरे लिए कोई भी जगह सुरक्षित नहीं थी, पर इसके बावजूद भी मैं बस भागते ही जा रहा था। फिर इसी बीच मेरा पैर फिसला और मैं धड़ाम से नीचे गिर पड़ा। मेरे ज़मीन पे गिरते ही मैं बेसुध हो गया। फिर जब मेरी आँख खुली तो तब तक सवेरा हो चुका था।
अभी मेरी आंखें खुली थी कि तभी मैंने देखा कि मेरे हाथ खून से सने हुए हैं। अभी मैं यही सोच रहा था कि मेरे हाथ किसके खून से सने हैं कि तभी मेरी नज़र अपने पैरों पर गई, जो बुरी तरह से छिले हुए थे। यहाँ तक कि अंदर की हड्डियाँ भी साफ साफ दिखाई दे रही थी। पर मेरे लिए हैरत वाली बात तो ये थी कि मुझे जरा सा भी दर्द का एहसास नहीं हो रहा था। लेकिन मेरी हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, क्योंकि अभी भी मेरे पैरों से खून बहे जा रहा था। मुझे जल्दी बहते हुए खून को किसी तरह से रोकना था, तो मैंने फौरन ही अपना कमीज खोला और उस पैर के छिले हुए हिस्से पर कस के बांध दिया ताकि खून बहना बंद हो जाए। पर मात्र कपड़ा बांधने से मेरी परेशानी खत्म नहीं होने वाली थी। मुझे जल्द से जल्द किसी डॉक्टर की ज़रूरत थी। लिहाजन मैं किसी तरह वहाँ से उठा और लंगड़ाते लंगड़ाते कसोला पहाड़ी से गांव के बाजार बेलपाड़ा पहुँचा। पर इससे पहले मैं अस्पताल पहुंचता कि मेरी बदन की दुर्गंध ने बाजार में मौजूद लोगों का ध्यान खींच लिया। पहले तो मेरे बदन की गंदी बदबू से वो दूर हटने लगे, पर वहीं जब लोग उल्टियां करने लगे तो लोगों में मेरे प्रति खौफ बैठ गया, जिसके चलते वो आक्रोशित हो गए और मुझ पर टूट पड़े। जिसे जो मिला वो उसी से मारने दौड़ पड़ा। मैं उनके सामने हाथ जोड़े अपनी जान की भीख मांगता रहा, पर बाजार की वो भीड़ मेरी जान लेने पर आमादा थी। इसी बीच मैं एकदम से चीखते बोला, लाली दादी बचाओ, लाली दादी। वैसे तो मुझे ये पता नहीं कि आखिर मेरे मुंह से लाली दादी का ही नाम क्यों निकला, पर जैसे ही लाली दादी का नाम मेरे मुंह से निकला तो वैसे ही वो गुस्साई भीड़ पीछे हटने लगी। भीड़ को लाली दादी का नाम सुनते पीछे हटता देख मुझे ये समझने में देरी नहीं लगी कि अब सिर्फ एक लाली दादी ही है जो मेरी मदद कर सकती हैं। लिहाजा मैं लाली दादी का नाम लेता हुआ लाली दादी के घर की तरफ चल पड़ा। चूंकि मैं बुरी तरह से चोटिल था, जिस वजह से मैं बड़ी मुश्किल से चल पा रहा था, पर मैं किसी तरह चलता रहा और कुछ ही देर में मेरे पैर सुन्न पड़ने लग गए। और जब मैं चलते चलते नीचे गिर पड़ा तो मैंने अपने हाथों का सहारा लिया। अपने आप को घसीटते हुए मैं लाली दादी के दहलीज तक पहुंच गया। लाली दादी के दहलीज पर पहुंचते ही मैंने लाली दादी को आवाज़ देते हुए कहा, लाली दादी दरवाज़ा खोलो। मेरे 4-5 बार आवाज़ लगाने के बाद लाली दादी ने दरवाज़ा खोला। अभी लाली दादी ने दरवाज़ा खोला ही था कि तभी मेरी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं चारपाई पर लेटा हुआ था और लाली दादी सिलबट्टे पर कुछ पीस रही थी। मेरे होश में आते ही लाली दादी ने मेरा नाम लेते हुए कहा, अच्छा किया जीत बेटा, जो तू सूरज ढलने से पहले मेरे पास आ गया, नहीं तो धुन की दीदी तेरी जान ले लेती। अभी लाली दादी के इतना कहते ही मैंने बीच में उन्हें टोकते हुए कहा, धुन की दीदी ये कौन है? मेरे ये पूछते ही लाली दादी ने कहा, जो तुम्हें कसोला पहाड़ी पर पिछली रात दिखी थी वो मेरी दीदी है, और तुम्हारा ये हाल उसी की वजह से हुआ है। अगर तुम आज की रात मेरे पास नहीं पहुंचते तो तुम्हें धुन की दीदी ठीक वैसी मौत देती जैसी मैंने उन्हें दी थी। लाली दादी की ये कहते ही मैंने चौंकते हुए बोला, क्या आपने अपनी दीदी को मार डाला? पर क्यों? मेरे ये सवाल करते ही लाली दादी बोली, काली शक्तियाँ ऐसे ही नहीं मिल जाती, बहुत कुछ कुर्बान करना पड़ता है। धुन की दीदी भी उन्हीं कुर्बानियों में से एक थी। दोस्तों, अभी लाली दादी अपनी धुन की दीदी के बारे में बता ही रही थी, किसी बीच उनकी आंखें भर आईं और वो एकदम से खामोश हो गईं। फिर कुछ देर के बाद लाली दादी अपने आंसू पोंछते हुए बोली, चल छोड़ इन बातों को, तू जा घर के पीछे वाले कुएं के पानी से नहा ले, तेरे शरीर की दुर्गंध चली जाएगी। लाली दादी की बात सुनने के बाद मैं घर के पीछे वाले हिस्से में पहुंचा, जहां एक बहुत ही पुराना कुआं था। जब उस कुएं के पास पहुंचा तो मैंने देखा कि उस गहरे कुएं में बहुत सी रस्सियां झूल रही थी। अभी मैं उन रस्सियों में से एक रस्सी ऊपर खींचने वाला था कि तभी पीछे से लाली दादी ने आवाज़ देते हुए कहा, अरे उन रस्सियों को छोड़, वो देख भरी बाल्टी रखी है तेरे बगल में, जल्दी से नहा के आ, मैं खाना परोस रही हूँ। ये कहकर लाली दादी चली गई और मैंने भी झट से नहा लिया। नहाने के कुछ देर के बाद ही मैंने नोटिस किया कि अब बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। यहाँ तक कि अब मेरे शरीर पर वो जख्म भी नहीं थे जो बाजार की भीड़ और उस धुन की चुड़ैल ने दी थी। इसी बीच जब मैं नहा के लाली दादी के पास पहुँचा तो मैंने देखा कि लाली दादी चूल्हे के पास बैठी किसी चिंता में डूबी हुई है, जिस पर मैंने लाली दादी को आवाज़ देते हुए कहा, लाली दादी क्या हुआ, तुम ऐसे गुमसुम क्यों बैठी हो? मेरे इतना कहती लाली दादी ने एक नज़र मेरे को देखा और मुस्कुराते हुए बोली, तुझे सच में जानना है कि मैं इस वक्त क्या सोच रही हूँ?
लाली दादी की ये पूछने पर मैंने अपना सिर हाँ में हिलाते हुए कहा, हाँ दादी। मेरे जवाब देते ही लाली दादी बोली, ठीक है बताती हूँ, तू पहले खाना तो शुरू कर। लाली दादी के ये कहते ही मैं खाना खाने बैठ गया और अभी मैंने खाना शुरू ही किया था कि लाली दादी बोली, मैं शुरू से ऐसी नहीं थी, पर मेरी नादानी के चलते सब कुछ बर्बाद हो गया। ये तब की बात है जब हमारा पूरा परिवार जोलपुरा में रहा करता था। वहीं मेरे बाबा की एक छोटी सी चाय पान की दुकान थी। चूंकि बाबा का दुकान जोल स्टेशन के करीबी था, इसलिए हमारी चाय पान की दुकान अच्छी चल रही थी। वहीं दूसरी ओर बाबा धुनकी दीदी के हाथ पीले करने की सोच रहे थे। आखिर धुनकी दीदी अब ब्याह के लायक जो हो चुकी थी, पर लाख खोजबीन करने के बाद भी कोई अच्छा घर नहीं मिल पा रहा था। फिर जब इसी सिलसिले में बाबा को बाहर गांव जाना पड़ा तो दुकान की जिम्मेदारी हम दोनों बहनों पर आ गई। वो शनिवार की रात थी। दुकान पर काफ़ी ग्राहक थे। मैं धुनकी दीदी का हाथ बटा रही थी। दरअसल अभी चौल स्टेशन पर मगध एक्सप्रेस रुकी हुई थी, जिस वजह से दुकान पर काफ़ी भीड़ जमा हो गई थी। उसी भीड़ में मुझे एक बुढ़िया नजर आई, जिससे वहाँ पर जमा लोग दूर भाग रहे थे। वो बुढ़िया थी भी बहुत ही अजीब। उसके गले में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 3 काले सांप लिपटे हुए थे। साथ ही उसके लंबे लंबे बाल थे जो जटाओं में बदले हुए थे। कुछ देर बाद जब ट्रेन खुली तो ट्रेन के खुलते दुकान की भीड़ भी गायब हो गई, पर वो औरत अभी भी हमारी दुकान के आसपास ही मंडरा रही थी। और उस औरत को हमारे आसपास मंडराता देख जहां मुझे डर लग रहा था, तो वहीं दूसरी ओर धुनकी दीदी को उस औरत पर गुस्सा आ रहा था। आखिर उस औरत की वजह से हमारे काफ़ी ग्राहक बिना चाय पिए ही जो चले गए थे। अभी धुनकी दीदी दुकान बंद करने ही वाली थी कि तभी उस औरत के गले में लिपटे वो तीनों सांप उसके कानों में फुफकारने लगे। सांपों को उस औरत के कानों में ऐसे फुफकारता देख ऐसा लग रहा था कि मानो वो तीनों सांप उसके कानों में कुछ कह रहे हों। अभी मेरा पूरा ध्यान उस औरत और उन तीनों सांपों पर ही था कि तभी उस औरत ने ज़मीन पर पड़े मिट्टी के ढेले को उठाया और फिर उस मिट्टी के ढेले को मेरी तरफ फेंका। जैसे वो मिट्टी का ढेला मेरे पास आके गिरा तो मैंने नोटिस किया कि उसका रंग बदल गया है। वो मिट्टी का ढेला अब सुनहरे रंग का प्रतीत हो रहा था। फिर जब मैंने करीब से देखा तो मुझे अपनी आंखों पर पल भर के लिए यकीन ही नहीं हुआ। दरअसल वो मिट्टी का मामूली ढेला अब एक सोने के ढेले में बदल गया था। मैं यही सोच रही थी कि ये मेरी आंखों का धोखा है या फिर सच में मिट्टी का ढेला सोने के ढेले में बदल गया है। फिर जब मैंने उस सोने के ढेले को हाथ में लिया तो मुझे यकीन हो गया कि ये मेरी आंखों का धोखा नहीं बल्कि सच है। अभी मैं उस औरत से पूछ पाती कि उसने ये कैसे किया कि उससे पहले ही वो वहाँ से जा चुकी थी। मैंने आसपास भी देखा पर वो मुझे कहीं नहीं दिखी। इसी बीच मैंने गौर किया कि धुनकी दीदी भी कहीं दिखाई नहीं दे रही है, जबकि दीदी तो मेरे साथ दुकान पर ही थी। मैं धुनकी दीदी को जोर जोर से आवाज़ लगाने लगी, ये सोच कर कि वो मेरी आवाज़ सुनकर ज़रूर जवाब देगी। पर मेरी आवाज़ लगाने पर धुनकी दीदी ने तो आवाज़ ही नहीं दी। पर अगल बगल के लोग मेरी पुकार सुनकर ज़रूर आ गए और जब मैंने उन्हें बताया कि धुनकी दीदी कहीं मिल नहीं रही तो वो भी मेरे साथ धुनकी दीदी को खोजने लगे। पूरी रात बीत गई पर धुनकी दीदी कहीं नहीं मिली। धुनकी दीदी के ना मिलने से जहां अम्मा चिंता में अपनी सुध-बुध खोए बैठी थी, तो वहीं पता नहीं क्यों दूसरी तरफ मुझे धुनकी दीदी की जरा सी भी चिंता नहीं हो रही थी, मानो मेरा दिल पत्थर का हो गया हो। इसी बीच सोहन काका को धुनकी दीदी स्टेशन के प्लेटफार्म पर बेहोशी की हालत में मिली। फिर जब धुनकी दीदी होश में आई तो वो अपने चारों तरफ जमा लोगों को देखकर चौंकते बोली, क्या हुआ आप लोग मुझे ऐसे क्यों घेरे खड़े हैं? धुनकी दीदी को ज़रा भी अंदाज़ा नहीं था कि उनके साथ हुआ क्या है, पर मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत अंदाज़ा था। पर अभी मेरा पूरा ध्यान उस सोने के ढेले पर था जिसके बारे में मैंने अभी तक छिपा कर रखा था। पर मेरी दिलचस्पी उस सोने के ढेले में कम और उस बुढ़िया में अधिक थी जिसने मिट्टी के ढेले को सोने के ढेले में बदल दिया था। उस दिन के बाद मैं पूरा दिन उस औरत के इंतज़ार में गुजारने लगी, पर पता नहीं क्यों वो दोबारा नहीं आई। दिन गुजरते रहे पर हर गुजरते दिन के साथ मेरी उस बुढ़िया से मिलने की लालसा बढ़ती रही, जिस वजह से अब मेरा किसी भी कामकाज में जरा भी मन नहीं लगता था। मैं ज़्यादा वक्त जौल स्टेशन पर बैठी बैठी गुजारती थी, इस उम्मीद में कि वो औरत कभी ना कभी किसी ट्रेन में दिखी जाएगी। और हुआ भी कुछ ऐसा ही। जब एक रात में जौल स्टेशन के प्लेटफार्म पर बैठी उस औरत के बारे में सोच रही थी कि तभी पीछे से मुझे सांप के फुफकारने की
आवाज़ सुनाई दी और जब मैंने पीछे पलट कर देखा तो मेरे पीछे एक सांप फन फैलाए फुफकार रहा था। पहले तो अपने पीछे सांप को देखकर मैं डर गई, फिर जब मैंने 2 और सांपों को देखा तो मुझे ऐसा लगा कि हो ना हो ये तीनों वही सांप हैं जो उस रोज उस बुढ़िया के गले में लिपटे हुए थे। अगर सच में वो उसी बुढ़िया के सांप है तो हो ना हो वो बुढ़िया भी आसपास ही होगी। ये सोचकर मैं उस बुढ़िया को ढूंढने लगी, पर मेरे लाख तलाशने के बाद भी वो औरत तो नहीं मिली। पर मैंने देखा कि वो तीनों सांप मेरे आसपास ही मंडरा रहे हैं। मैं जिधर भी जाती तो वो तीनों सांप भी मेरे पीछे पीछे चले आते। अभी मैं उन तीनों सांपों का इशारा समझ पाती कि तभी पीछे से किसी ने मेरा नाम लेते हुए कहा, लाली बेटी, तूने बड़ी देर लगा दी आने में। अब ये सुनते ही जब मैं पीछे पलटी तो वो ही बुढ़िया चेहरे पर मुस्कुराहट लिए मेरे सामने खड़ी थी। इससे पहले मैं कुछ कह पाती कि वो मेरे करीब आई और मेरे माथे को चूमते हुए बोली, आने वाले वक्त में लोग तेरी पूजा करेंगे। पर उस वक्त तो मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा था, जिसके चलते मैंने उस औरत की बात पर ज़रा भी ध्यान नहीं दिया और मैंने मन में कौंध रहे सवाल को उस बुढ़िया से पूछा, ये बताओ, आपने उस दिन मिट्टी के ढेले को सोने के ढेले में कैसे बदल दिया था। अब मेरे इस सवाल पर वो बुढ़िया मुस्कुराते हुए बोली, अगर तुम्हें भी मिट्टी को सोने में बदलने का राज जानना है तो कल रात 1 बजे यहीं मिलना। ये बोलकर वो बुढ़िया और उसके तीनों सांप मेरे आंखों के सामने से अचानक ही गायब हो गए। उन्हें ऐसे गायब होता देखकर मैं एक बार फिर बहुत चक्की रह गई। खैर उस वक्त मैं घर चली आई और आंखों में सपने संजोए सो गई। फिर जब सुबह उठी तो मुझे इंतज़ार था तो सिर्फ दिन ढलने का, और जब दिन के उजाले ने अंधियारे की चादर ओढ़ी तो मैं भी दबे पांव घर से निकल पड़ी जौल स्टेशन के लिए, जहां वो बुढ़िया मिलने आने वाली थी। अभी मैं पहुंची ही थी कि तभी 1 बजे वाली ट्रेन मिमोक प्लेटफार्म पर आकर लगी। अभी ट्रेन प्लेटफार्म पर लगी ही थी कि इसी बीच पीछे से वो बुढ़िया आई और बोली, चलो मेरे साथ। और फिर वो उस ट्रेन में चढ़ गई और उसके पीछे पीछे मैं भी। अभी उस बुढ़िया के पीछे पीछे ट्रेन में चढ़ी ही थी कि इसी बीच ट्रेन भी खुल गई। ट्रेन के खुलते उस बुढ़िया के गले से लिपटे वो तीनों सांप जो उसके गले में लिपटे हुए थे, वो गले से सरक के उस बुढ़िया की जटाओं में जाके छुप गए। उन तीनों सांपों के जटाओं में छिपते ही उस बुढ़िया ने 3 बार ताली बजाई। उस बुढ़िया के ताली बजाते ही उस डिब्बे में मौजूद सारे मुसाफिर किसी मूर्ति की भांति जम गए। मुसाफिरों के जमते उस पूरे डिब्बे में गहरी खामोशी पसर गई। अभी मैं उस बुढ़िया के पीछे खड़ी उसे ही देख रही थी कि इसी बीच उस बुढ़िया ने एक मुसाफिर के सिर पर हाथ रखा और कुछ बड़बड़ाई। बुढ़िया के बड़बड़ाते ही वो मुसाफिर जो एक हट्टा कट्टा मर्द था वो चील में बदल गया और अगले ही पल ट्रेन की खिड़की से बाहर उड़ गया। अभी मैं इस आंखों देखी पर यकीन कर पाती कि इतने में ही उस बुढ़िया ने और कई मुसाफिरों को अलग अलग जीप में बदल दिया। ये देखकर अब मुझे इसका बखूबी अंदाजा हो गया था कि ये बुढ़िया बहुत ही शक्तिशाली है और मुझे भी इस बुढ़िया की तरह शक्तिशाली बनना था। इससे पहले मैं उस बुढ़िया से अपने मन की बात कह पाती कि वो बुढ़िया मेरे करीब आई और बोली, तू भी इन शक्तियों को हासिल कर सकती है। उस बुढ़िया के ये कहते ही मेरे चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ गई। मेरे चेहरे पर मुस्कुराहट से वो बुढ़िया समझ गई कि मैं इन शक्तियों के उपासक बनने को तैयार हूँ। इसके फौरन बाद ही उस बुढ़िया ने अपने सिर से एक पतली सी जटा तोड़ी और नीचे फेंक दी। फिर उस जटा को अपने पैरों के नीचे रौंदते हुए बोली, जाग जाओ। उस बुढ़िया के ये कहते ही मूर्ति की भांति जमे मुसाफिर एक बार फिर से नॉर्मल हो गए। इसी बीच ट्रेन एक झटके के साथ रुकी। ट्रेन के रुकते ही वो बुढ़िया ट्रेन से नीचे उतर गई और उसके पीछे मैं भी। मेरे ट्रेन से नीचे उतरते ही उस बुढ़िया ने कहा, अगले 3 महीने मेरे साथ रहकर मेरी मालकिन की उपासना करनी होगी। अगर तेरी उपासना सफल हुई तो उसके अगले 6 महीने के भीतर तू मेरे से ज़्यादा शक्तियों की मालकिन बन जाएगी। अब तक मेरे सिर पर शक्तिशाली बनने का भूत सवार हो चुका था, लिहाजा मैं उस बुढ़िया के साथ रहने के लिए तैयार हो गए। मेरे हामी भरने के बाद वो बुढ़िया मुझे एक बड़ी गुफा में ले गई जहाँ पर वो रहती थी। उस गुफा के काफ़ी भीतर एक बड़ी सी मूर्ति थी जिसे वो मालकिन कहती थी। उस बड़ी सी मूर्ति के चारों तरफ दहकते हुए अंगारे फैले हुए थे और उन्हीं दहकते हुए अंगारों के सामने बैठकर मैंने अगले 3 महीनों तक बहुत से तंत्र मंत्रों में महारत हासिल की और उस बुढ़िया की मालकिन को प्रसन्न किया। 3 महीने बीतने के बाद अब बारी थी अर्जित शक्तियों को आजमाने की। फिर बीते 3 महीने अपनों से कटे रहने के बाद जब मैं घर पहुंची
तो मुझे पता चला कि मेरे घर वालों ने मुझे मरा ही मान लिया था, सिवाय धुनकी दीदी के। सिर्फ उन्हें ही लगता था कि मैं एक दिन ज़रूर लौटूंगी। घर मुझे सही सलामत देखकर मेरे परिवार वाले जहां बहुत खुश थे, तो वहीं दूसरी ओर मैं अपनी शक्तियों को आजमाने के लिए बेताब हो रही थी। मुझे बस मौके की तलाश थी। अगली सुबह मेरी आंख खुली तो गांव में मातम पसरा हुआ था। दरअसल गांव की 9 औरतें मर गई थी। ये वही औरतें थीं जिन पर मैंने अपनी शक्ति आजमाई थी। अपनी इस कामयाबी से जहां मैं बहुत खुश थी, तो वहीं दूसरी ओर मुझे अब एक अजीब सी भूख का एहसास होने लगा था। ये एक ऐसा एहसास था जिसमें मुझे हर वक्त लोगों को मारने की ही इच्छा होती, और जब मैं लोगों को अपने तंत्र मंत्र से मार देती तो ये इच्छा कम होने की जगह और भी तीव्र हो जाती। और इसी के चलते मैंने महज कुछ ही दिनों में अपने गांव के आधे से ज़्यादा लोगों को मार डाला। मुझे इसका एहसास तो था कि जो मैं कर रही हूँ वो सही नहीं है, पर अब मैं चाहकर भी अपने आप को रोक नहीं पा रही थी। या कहूँ कि मेरी शक्तियाँ बेकाबू हो गई थी, जिसके चलते मेरी चिंताएं भी बढ़ती जा रही थी। मुझे डर था कि कहीं मेरी शक्तियों के चपेट में मेरा ही परिवार ना आ जाए। और जब मैं इस चिंता के निवारण हेतु उसी बुढ़िया से मिली, तो उसने कहा कि इन शक्तियों को वश में करने का सिर्फ एक ही जरिया है। तुम्हें उस कुंवारी गोरी लड़की की चमड़ी मालकिन को भेंट देनी होगी, जिसे मालकिन चुनेगी। अभी मैं उस बुढ़िया की बात समझ पाती कि तभी उस बुढ़िया ने एक काला पत्थर मुझे देते हुए कहा, ये काला खुदरा पत्थर जिस लड़की के सामने ले जाते ही सफ़ेद पड़ जाए, तो ये पत्थर उसी को दे देना। ये पत्थर उसे देते ही तुम्हारी शक्तियाँ तुम्हारे वश में हो जाएंगी। उस बुढ़िया से वो काला पत्थर लेने के बाद मैं निकल पड़ी उस लड़की की तलाश में, जिसके सामने एक काला पत्थर सफ़ेद हो जाता। पर गांव-गांव भटकने के बाद भी उस रोज़ मुझे वो कुंवारी लड़की नहीं मिली, और मैं थक हार कर घर लौट आई और सो गई। फिर जब मैं अगली सुबह उठी तो मुझे माँ की रोने की आवाज़ आई। फिर जब मैं माँ के पास पहुँची तो मैंने देखा कि पूरे घर में खून फैला हुआ है। अभी मैं दीवारों और छत पर लगे खून को ही देख रही थी कि तभी माँ ने कहा, ये देख तेरी दीदी को ये क्या हो गया है। माँ के इतना कहते ही जब मेरी नज़र चारपाई के दूसरी तरफ गई तो वो मंजर देखकर मेरा कलेजा फट गया। दरअसल चारपाई की दूसरी तरफ कोई लहूलुहान पड़ा हुआ था। फिर जब मैं चारपाई के करीब गई तो मैंने देखा कि वो कोई और नहीं बल्कि धुनकी दीदी ही थी। उनका पूरा बदन छिला हुआ था, मतलब कि उनके पूरे बदन पर थोड़ी सी भी चमड़ी नहीं थी। फिर जब मेरी नज़र वहीं खून से सने उसी सफ़ेद पत्थर पर गई तो मुझे समझते देर नहीं लगी कि धुनकी दीदी की इस हालत की मैं ही जिम्मेदार हूँ। जहाँ एक और मुझे धुनकी दीदी के खोने का दुख अंदर अंदर खाए जा रहा था, तो वहीं दूसरी ओर मुझे उस बुढ़िया पर बेहिसाब गुस्सा आ रहा था। और इसी गुस्से के चलते मैं तमतमाते उस बुढ़िया से मिलने उसके उस गुफा में पहुंची, जहां उस बुढ़िया ने मुझे देखते ही कहा, ये शक्तियाँ यूं ही नहीं मिल जाती। इन शक्तियों को अपना बनाने के लिए अपनों की कुर्बानी देनी पड़ती है। धुनकी की कुर्बानी की वजह से आज तेरी शक्तियाँ तेरे वश में हैं, और जब तक धुनकी की आत्मा इस धरती पर भटकती रहेगी तब तक तेरी शक्तियाँ बढ़ती जाएंगी। उस बुढ़िया के मुंह से ये सुनकर मेरा खून खौल उठा, और उसी पल मैंने अपनी धुनकी दीदी का बदला उस बुढ़िया से लेने की ठान ली। पर मैं ये भी अच्छे से जानती थी कि वो मेरे बूते से बाहर की कोड़ी है। लिहाजा मैं उस वक्त सिर्फ खिसिया के रह गई और अपनी काली शक्तियों को और भी बढ़ाने में जुट गई। कुछ ही सालों में मैं उस बुढ़िया से ज़्यादा शक्तिशाली हो गई, और तो और मैंने उस बुढ़िया से अपना बदला भी ले लिया। पर धुनकी दीदी की आत्मा को मैं मुक्त नहीं करा पाई। दोस्तों, इतनी कहानी सुनाने के बाद लाली दादी वहाँ से उठकर चली गई। अभी लाली दादी उठकर गई थी कि तभी मुझे ताली की आवाज़ सुनाई दी। उस ताली के सुनाई देते ही मेरे हाथ पर जम से गए, और कुछ ही देर के बाद आंखों के सामने अंधेरा छा गया। और फिर जब आंखों के आगे से अंधेरा छटा तो मेरे हाथ पैर रस्सी से बंधे पड़े थे। सामने कुएं के पास लाली दादी खड़ी थी, और उनके बगल में और भी कई लोग बंधे पड़े थे जो लाली दादी से अपनी जान की भीख मांग रहे थे। पर लाली दादी की आंखों से साफ झलक रहा था कि वो किसी पर भी रहम नहीं करने वाली, क्योंकि मैं भी बाकियों की तरफ बंधा हुआ था, जिसका मतलब था कि आज मेरी भी आखिरी रात है। इसी बीच लाली दादी ने उनके बगल में बंधे लोगों को उस कुएं से लटक रही रस्सियों से बांधकर उस कुएं में फेंक दिया, और खुद कुएं की मुडेर पर बैठकर रोने लगी। अभी लाली दादी ने रोना शुरू ही किया था कि तभी कुएं के अंदर से कोई औरत चीखती हुई बोली, लाली तू कितनी भी बलि दे दे मालकिन को, पर तेरी धुनकी दीदी को मुक्ति नहीं मिलेगी। वो इस दुनिया के अंत तक ऐसे ही तड़पती रहेगी।
वो भी तेरी वजह से। अभी उस औरत ने इतना ही कहा था कि लाली दादी और भी जोर जोर से रोने लगी। फिर जैसे उनके आंखों से लाल आंसू बहने शुरू हुए तो वैसे ही कुएं में बहुत ही तेज हलचल शुरू हो गई। वहीं दूसरी ओर मैं जमीन पर पड़ा किसी तरह अपने हाथ पैर खोलने की जुगाड़ में लगा हुआ था, क्योंकि यही सही मौका था मेरे पास यहाँ से भागने का। पर हालात मेरे विपरीत थे। ऐसे में मेरा यहाँ से निकल पाना नामुमकिन ही लग रहा था। पर मैंने अभी पूरी तरह हार नहीं मानी थी। मैं पूरी कोशिश में लगा हुआ था अपने आप को रस्सियों से आज़ाद करने में। मैं अभी हाथ की रस्सी को मुंह से खोलने की कोशिश ही कर रहा था कि तभी पीछे से किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। और जब मैंने अपनी गर्दन घुमाकर अपने कंधे की ओर देखा तो मैंने पाया कि दरोगा रुद्र किशोर, जिसे लाली दादी ने मूर्ति बनाकर रखा था, मेरे बगल में आकर मुझे चुप रहने का वो इशारा कर रहे थे। अभी मेरी नज़रें दरोगा रुद्र किशोर पर ही थी। इतने में ही उन्होंने मेरे हाथ पैरों की रस्सियां खोल दी और फिर अपनी जेब से एक लाल रंग का अजीब सा ताला मेरे हाथ में थमाते हुए मेरे कान में धीरे से बोले, जल्दी से इस घर से बाहर निकलकर दरवाजे पर ये ताला लगा देना और गांव वालों से कहना कि चूल्हे की राख में नमक मिलाकर इस घर पर हर रोज़ फेंकते रहें। अगर ऐसा नहीं किया तो जल्द ही लाली दादी सबको इसी कुएं में दफन कर देगी। दोस्तों, दरोगा रुद्र किशोर के ये कहते ही मैं वो ताला लिए लाली दादी के घर से बाहर निकला और घर से बाहर आते ही मैंने उस घर के दरवाजे पर वो अजीब सा लाल रंग का ताला लगा दिया और फिर सीधे अपने घर पहुंचा, जहां मेरे घर वाले मुझे देखकर चौंक गए। और जब मैंने उनसे उनके इस तरह चौंकने की वजह पूछी तो उन्होंने बताया कि जब उन्हें पता चला कि बाजार में लोग मुझे मार रहे हैं तो वो मेरे को बचाने के लिए बाजार की ओर भागे। पर जब वो बाजार पहुंचे तो मैं तो उन्हें नहीं मिला, पर मेरे वो खून के निशान मिले जो ये बता रहे थे कि मैं किस ओर गया हूँ। उन खून के निशान के पीछे चलते चलते जब वो लाली दादी के घर पहुंचे, जहां वो खून के निशान खत्म हो रहे थे, तो उन्हें ये समझते देर नहीं लगी कि एक बार फिर मैं लाली दादी के घर की दहलीज लांघ चुका हूँ। ऐसे में उन्हें लगा कि पिछली बार की तरह मैं फिर से लौट आऊँगा, पर ऐसा नहीं हुआ। दिन गुजरे, सप्ताह गुजरे, महीने, और जब 2 साल गुजर गए तो मेरे घर वालों की उम्मीद टूट गई और उन्होंने मान लिया कि अब मैं भी बाकियों की तरह कभी नहीं लौटूंगा। पर मेरी माँ को अभी भी लगता था कि मैं लौट आऊँगा, इसलिए वो हर रोज़ लाली दादी के घर के दरवाजे पर जाती और घंटों तक मेरा नाम लेकर आवाज़ लगाती। दोस्तों, ये सुनकर मैं हैरान हो गया, क्योंकि मेरे हिसाब से तो सिर्फ शाम को ही मैं लाली दादी के घर पहुंचा था और कुछ घंटों के बाद ही मैं घर से बाहर आ गया। पर मेरे घर वालों की माने तो मैं 2 साल से अधिक लाली दादी के घर में रहा। इसी बीच जब मैंने खुद को दीवार पर टंग रहे आईने में देखा तो मुझे सब समझ में आ गया। दरअसल जब मैंने आईने में खुद को देखा तो मैंने पाया कि मेरे ऊपर बहुत ही धूल जमी है। ये धूल की परत ठीक वैसी ही थी जैसे कि दरोगा रुद्र किशोर और दूसरे लोगों पर जमी थी जो लाली दादी की कैद में सालों से थे। खैर, इसके बाद जब मैंने अपने घर वालों को अपनी आप बीती बताई तो उनके रोंगटे खड़े हो गए। फिर अगली सुबह होते ही मेरे पिताजी ने पंचायत बुलवाई और पूरे गांव वालों को दरोगा रुद्र किशोर की बात बताते हुए कहा कि आज से हर गांव वाला अपने चूल्हे की राख में नमक मिलाकर लाली दादी के घर पर छिड़केगा। पंचों की ये फैसला सुनाने के बाद गांव वालों ने चूल्हे की राख में नमक मिलाकर लाली दादी के घर पे छींटे मारने लगे और जिसके बाद गुजरते दिनों के साथ लाली दादी का घर खंडर में बदल गया। दोस्तों, आज भी लाली दादी का वो घर, उजड़ा हुआ घर मौजूद है। लाली दादी का क्या हुआ? दरोगा रुद्र किशोर लाली दादी के घर में क्यों रुका और मैं ही क्यों अकेला जिंदा बचा? ये सवाल आज भी मुझे बेचैन करता रहता है। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कर दें और साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूँगा ऐसी एक और सच्ची घटना के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।